वेलकम बैक। आज हम इस सेशन में रूटीन जैसे हमने देखा कि मैंने दो प्लेलिस्ट लोड किए हुए यूएस यूट्यूब पे। एक है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन फार्माकोपिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और उसके अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो अंडरस्टैंड होने के लिए अराउंड 25 वीडियोस मैंने लोड किए थे। उसके बाद मैंने कुछ एडवांस मीन्स जो एक्सपीरियंस्ड है 1 और 2 ईयर 3 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द जीएमपी वैलिडेशन क्वालिफिकेशन, इस तरह का एक अलग से सीरीज जो प्लेलिस्ट मैंने लोड किया है। तो अब हम इस सेशन में समथिंग जो कुछ एक्सपेक्टेशन जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जो चेंजेस आ रही है, तो उसके बारे में हम समझने का कोशिश करते हैं। तो अभी लेटेस्ट एक गाइडलाइन है यूरोपियन मेडिसिनल एजेंसी का, जिसको जुलाई 7 जुलाई 25 को उसको रिलीज किया है फॉर द कमेंट्स अप टू जो 7 अक्टूबर 2025 तक। उसके बाद ये जो है ये वर्किंग ग्रुप अलॉन्ग विद द पीक्स एंड जीएमपी जीडीपी इंस्पेक्टिंग वर्किंग ग्रुप जो है, तो वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स उनसे कमेंट लेने के बाद ये फ्रॉम 2026 ये गाइडलाइन जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। उसमें पहले तो एक चैप्टर 4 जो है वो एनेक्सर 11, और एक नया एनेक्सर ऐड हो रहा है जो एनेक्सर 22 के अंदर ऐड होगा। तो चैप्टर 4 जो है वो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है, और जो आपको ऑलरेडी पता है एनेक्सर 11 जो ईएमए का जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम, उसमें और भी कुछ एडिशनल चीज़ें इंक्लूड की गई है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेक्सर 22, जो कि इसके बारे में ज़्यादातर हम बातें हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द जीएमपी चैप्टर 4, जो कि डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड है। इसका पर्पस है कि जो अभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है अभी, जो कि ऑलरेडी जीएमपी रिक्वायरमेंट में इंक्लूडेड है। अभी मैन्युफैक्चरिंग टेक जो नया चीज़ें जो इंक्लूड हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीनरी यूज हो रही है, अलग अलग इक्विपमेंट्स पे डेटा जो है वो अलग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कलेक्ट किया जा रहा है, ऑटोमेशन का यूज हो रहा है। तो इसलिए एनेक्सर 11 में ना कुछ चेंजेस जो आ रहे हैं वो चैप्टर 4 में भी इंक्लूड किया गया है। जो डॉक्यूमेंटेशन जो मैप है एक्सपांडिंग प्रिंसिपल, जैसे कि डाटा गवर्नेंस है, रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड है, मास्टर डॉक्यूमेंटेड जनरेशन एंड कंट्रोल जीडीपी, इसके बारे में और डिटेल में चैप्टर 4 में इंक्लूड किया है। और जो 22 है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज हो रहा है अलग अलग लेवल पे, वो कितना हद तक उसको गवर्न करने की जरूरत है, किस टाइप का आर्टिफिशियल यूज कहाँ यूज हो रहा है, और डिसीजन मेकिंग में कहाँ उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बेसिस पे उसमें रेगुलेशंस कुछ इंक्लूड किए गए हैं। तो फर्स्ट हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में देखते हैं कि इसमें डाटा गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट है, मास्टर डॉक्यूमेंट जनरेशन कैसे हो, कंट्रोल कैसे हो, रिटेंशन एंड डाटा इंटीग्रिटी एंड हाइब्रिड सिस्टम, जैसे कि मैनुअल भी हो सकते हैं और इसका भी यूज होता है। टेक्नोलॉजिकल रूल, जो टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है उसके लिए जीएमपी अलग से नहीं है, जैसे कि पहले पेपर फॉर्म में होता था, सेम इज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाइब्रिड सिस्टम जो भी हम यूज कर रहे हैं। ये लीजिबल इंटीग्रिटी एक्यूरेसी जो कंप्लीटनेस है अक्रॉस द फुल लाइफ साइकिल होना जरूरी है। तो जो भी डॉक्यूमेंट डाटा गवर्नेंस जो सिस्टम्स है, उसमें क्रिएशंस, प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन, डिसीजन एंड रिटेंशन आर्काइवल। तो इसका मतलब है कि बनना और अलग अलग प्रोसेस, जैसे रिव्यू है, वेरिफिकेशन है, फिर अप्रूवल, फिर वेरिफिकेशन, फिर फाइनल डिसीजन मेकिंग होगा उसका डेटा का, फिर रिटेंशन एंड आर्काइवल। जब तक वो सिस्टम आपका इसमें यूज में है तो उसके हिसाब से उसको जरूरी है। अभी जैसे
ऑटोमेटिक जनरेटेड एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स जब एडिटिंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस के हिसाब से होना चाहिए। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस में जैसे ऑलरेडी प्रिंसिपल आपको पता है, अल्कोवा प्लस प्लस reiterated. Strict controls on blank format, bound books, numbering and alteration, entire must be accurate, intelligible and contemporaneous. ये स्पेसिफिकली जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि वो डॉक्यूमेंट कैसा हो, इसके आगे जो है ना, हर जो डॉक्यूमेंट्स होगा, रिटन डॉक्यूमेंट्स है, बाउंड बुक्स जो यूज होते हैं, लॉग बुक्स कैसे होगा, एंट्री जो लॉग बुक्स में वगैरह होती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स किस तरह से रिकॉर्ड होता है, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं, तो उसके लिए ना अलग से क्या कहते हैं कि प्रोसीजर्स इंक्लूड की गई है ये नए चैप्टर में। और इससे ये होगा कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन अभी इंडस्ट्री में हो रहा है, ऑलरेडी कई जगह पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स आर प्रैक्टिसेस आर फॉलोड बाय इंटरनल डेवलपमेंट बाय द जीएमपी, कि ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट जैसे बीएमआर का अलग अलग स्टेप्स इंक्लूडेड है, एसओपी के साथ कई फॉर्मेट्स इंक्लूडेड रहते हैं कि जो रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी है। तो ये जो इनफॉर्मल ऐसे जो प्रोसीजर्स है या प्रैक्टिसेस है, अभी तक गाइडलाइन में इंक्लूडेड नहीं थी। अभी ये जो चैप्टर 4 है यूरोपियन मेडिसिनल एजेंसी का, उसमें अलग अलग लेवल पे किस तरह के रिकॉर्ड्स और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, हु हैज परफॉर्म्ड इट एंड हु हैज चेक्ड इट एंड अप्रूव्ड, इस तरह का आइडेंटिफिकेशन होना पेपर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में होने की रिक्वायरमेंट इसमें इंक्लूड की गई है। सिग्नेचर पॉलिसी के बारे में भी बताया कि ये लीगल इंटेंट, जो आज तक कैसे कुछ कंपनियों में एक प्रोसीजर्स रहता है कि वो सिग्नेचर का एक स्पेसिमेन इंक्लूड करते हैं, तो कई कंपनीज जो है डिक्लेरेशंस लेती है कि जो भी मैं जीएमपी डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग वर्किंग में साइन कर रहा हूँ, तो इट इज़ बाइंडिंग एंड मैंडेटरी, जो कि उसकी जिम्मेदारी जो इंडिविजुअल एनालिस्ट या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनका जो उसमें होता है। तो इस तरह का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो अभी एक अलग से सिग्नेचर पॉलिसी जिसमें इंक्लूड किया गया है, जो आइडेंटिफाई करेगा रोल एंड मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो भी उसमें इंक्लूड करेगा, तो उसका जिम्मेदारी को पहले रिटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, वो रिस्क बेस और एक्सप्लिसिटली जो कैसे कि गवर्न किया जाता था, बैकअप रिस्टोरेशन आर्काइवल, इसमें कि अभी ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइन दिया गया कि वो जैसे कि जो फाइनल अप्रूवल होने के बाद बैच मार्केट में रिलीज होने एटलीस्ट 5 इयर्स वो रखना जरूरी है, या फिर सर्टिफाई करने के बाद 5 साल रखना है, या फिर क्यूपी का बैच रिकॉर्ड जब रिलीज हो जाता है, क्वालिफाइड पर्सन जो यूरोपियन यूनियन में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको जरूरी है। तो न्यू नया क्या है कि प्रायर टू जीएमपी एक्सपेरिमेंटेशन डाटा गवर्नेंस जो है, नॉट दैट डाटा इंटीग्रिटी प्रिंसिपल, ओनरशिप, लाइफ साइकिल कंट्रोल एंड पीरियोडिक इफेक्टिवनेस रिव्यू करना भी मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि आपके प्रोसीजर्स में प्रैक्टिसेस में इंक्लूड करने की जरूरत है। हाइब्रिड सिस्टम्स, जिसका वैलिडेशन इंटरफेस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज सिस्टम जो स्टेप्स है, वो सही तरीके से हाइब्रिड डेटा रिव्यू होना जरूरी है। एआई एंड ऑटोमेशन रिग्नेशन, ऑटोमेटिक वैलिडेशन स्क्रिप्ट, एआई जो है वो एनेक्सर में आएगा, पैट जैसे इन प्रोसेस डिसीजंस जो परमिटेड ओनली विद इन वैलिडेटेड एंड रिस्क बेस्ड कंट्रोल डॉक्यूमेंट, जो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम में इंक्लूड रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहा है, जैसे पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, अदर मीडिया, फोटोज, वीडियो, ऑडियो मस्ट बी identical GMP criteria. Conversion to paper allowed only if validated and verified. पेपर फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको आप मेजर कर सकते हैं, उसमें वैलिडेशन होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग रिस्क बेस्ड स्केलिंग, डाटा क्रिटिकलिटी, जैसे अपॉर्चुनिटीज फॉर अल्टरेशन, डिलीशन एंड
डिटेक्टिबिलिटी, ये उसमें इंक्लूड करना जरूरी है। रॉ डाटा क्लैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटेड यूज, डिफाइन रॉ डाटा, जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रॉ डाटा डिफाइन करना है, ऑल डाटा यूज फॉर क्वालिटी डिसीजंस। तो मेटा डेटा और एंड द मेन डेटा, ये दोनों हमको उसको सेव करके रखना जरूरी है। जैसे आजकल आप समझते हो कि होस्ट सर्विसेज अकाउंटेबिलिटी, आजकल के क्लाउड सिस्टम जो होस्ट सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज जो है और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रेगुलेटेड यूजर मस्ट अंडरस्टैंड, अप्रूव, जस्टिफाई एंड periodically रिव्यू। उसका जो भी कंट्रोल्स है, जो सर्विस लेवल एक्सेप्टेंस जो हम डिसाइड कर रहे हैं, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जो है ना, उसका होना जरूरी है। जैसे कि क्लाउड सिस्टम्स एंड सर्विसेज व्हिच आर टेकन आर कंसिडर्ड एज अ एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट विद द वेंडर, और उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लाइज विद द साइट्स। अभी रिकमेंडेड जॉइंटली बाय द जीएमपी जीडीपी इंस्पेक्टर वर्किंग ग्रुप जो है ना, नीड टू रिफ्लेक्ट द इन्वॉल्वमेंट आईटी लैंडस्केप, जिसका क्लाउड से एस ए एस सर्विसेज जो है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है, ये गाइडलाइन में चेंजेस लाने की जरूरत है कि एम्बिग्विटी जो है, इनकंसिस्टेंसी, अभी आजकल क्या है कि क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज जो कि हार्डवेयर पे होता था, सर्वर में, जो सर्वर जो बेस्ड एट प्लांट में होता है, वहाँ पे डेटा स्टोर होता था। अभी रिसोर्सेस का सही तरह से मैनेज हो और रिस्क बेस्ड अप्रोच हो, तो इसके लिए क्लाउड सिस्टम जो है मोर ओपन सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें ऐसा है कि क्लाउड सिस्टम एक हार्डवेयर सिस्टम रहता है, जो आपका जो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेट हो रहा है वो, और डेटा जो है एक सर्वर पे सेव होता है, जो कि लोकेटेड एट अदर लोकेशन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। एंड उसके अलावा उसका जो बैकअप प्रोसीजर सिस्टम्स और सिक्योरिटी कंट्रोल जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सर्विस प्रोवाइडर की होती है। तो उसमें इसके अलावा जो डेटा जो है टाइमली रिट्राइवल हो, और जो रिसोर्सेस का जो कंपनी का यूज हो रहा है, आपको हार्डवेयर मेंटेन करना है, हार्डवेयर रिसीव करना है, बैकअप स्टोरेज जो सर्विस के लिए अलग से मैन पावर यूज करने की जरूरत है, ये सारी चीजें जो है ना, वो गोइंग अहेड एक यूज जो है ना क्लाउड सिस्टम का ज्यादा होने वाला है। इसके लिए ये रेगुलेशंस ईएमए ने जरूरी समझा है, तो ये इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। बेसिकली ये है कि ये चैप्टर 4 जो हमने अभी डिस्कस किया है, इसके अंदर गाइडलाइंस तो पहले से अवेलेबल है, जीएमपी गाइडलाइंस। जीएमपी गाइडलाइन में जनरल स्टेटमेंट्स जो थी, उसके अलावा अभी जो डेटा रिकॉर्डिंग, मेंटेनेंस एंड रिट्राइवल और सिग्नेचर पॉलिसीज के बारे में स्पेसिफिकली डिटेल्स जो अभी चैप्टर 4 में इंक्लूड किया है, जो कि हमको अपने सिस्टम्स को रिव्यू करना है। अगर अपने सिस्टम्स ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर इंक्लूडेड है अपने सिस्टम में, तो ठीक है। नहीं है, कुछ अगर चेंजेस करने की जरूरत है, तो डॉक्यूमेंटेशन नीड टू बी अपडेटेड, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है उसको अपडेट करने की जरूरत है। ये फिर फॉर्मेट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है वो हमको इंक्लूड करने के लिए जरूरी है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, हम देखेंगे एनेक्सर 11 में, जो अभी की न्यू जो हमको एक्सपेक्टेशन जो इंक्लूड किए गए हैं। इसमें बेसिकली लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो है ना, वैलिडेट स्टेटस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल कैसे मेंटेन रहेगा, उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, उसके बारे में ये इंक्लूड करने बोला है। अभी रिस्क बेस्ड अप्रोच में कैसे है कि कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑटोमेशन लेवल कितना है, उसके बेसिस पे हमको वो मॉनिटरिंग जो है ना उसको रखना जरूरी है। अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में ये था कि इक्वल और हायर कंट्रोल्स कैन बी इंक्लूडेड। डाटा इंटीग्रिटी के बारे में हमने ऑलरेडी किया है कि एनफोर्स अक्रॉस द डाटा हैंडलिंग, ऑडिट ट्रायल, सिग्नेचर एंड एक्सेस कंट्रोल। इसमें क्या है कि स्पेसिफिकली एक्सेस कंट्रोल कैसे हो, सिग्नेचर्स कैसे इंक्लूड करना चाहिए, डेटा कैसे होना चाहिए, इसके बारे में स्पेसिफिकली ये सारी चीजें जो है उसमें इंक्लूड की गई है।
तो हम ये देख रहे थे कि रिस्क कॉम्प्लेक्सिटी एंड नॉवेल ऑटोमेशन लेवल जो है उसके हिसाब से ये रिक्वायरमेंट है। अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है वो और जो प्रोसीजर्स हम इंक्लूड किए हैं जो अगर हायर कंट्रोल्स है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। स्पेसिफिकली ऑडिट ट्रायल में हमको जो यूज करना है उसके बारे में स्पेसिफिकली इसमें एनेक्सर्स में इंक्लूड किया है। फॉर्मल एक्सपेक्टेशन जो है वो इसमें अलार्म के रिलेटेड जो इंक्लूड किए गए। प्रिविलेज बेस्ड ऑन सेटिंग, लॉगिंग, सर्चेबल, सॉर्टेबल, इस तरह से उसका जो अलार्म्स जो है किस तरह के अलार्म्स को हमको स्पेसिफिकली इवेल्यूट करने का जरूरत है, अंडरस्टैंड करने का जरूरत है, जिसको हमको इन्वेस्टिगेशन की अगर जरूरत है अलार्म बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन, तो वो हमको उसको सेग्रीगेट करके इवेल्यूट करने की जरूरत है। तो अलार्म के बारे में स्पेसिफिकली अलग से एक ये दिया गया है। ये सप्लायर्स एंड सर्विस ओवरसाइट के बारे में भी जैसे मैंने पहले भी बताया अभी कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द जो कॉन्ट्रैक्ट हमने दिया है कंपनी का उसका है। ऑडिट्स करना, कॉन्ट्रैक्ट्स उसका रिन्यू करना और सर्विस लेवल का जो है वो डिफाइन करने का है। केपीआईज हमको डिफाइन करना है। एग्जिट द स्ट्रेटेजी उसको हमको इवेलुएट करने की जरूरत है। तो इस तरह से ये ओवरऑल रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जो डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल जैसे ऑडिट ट्रायल्स है, एक्सेस है, एरर्स हैंडलिंग, अलार्म सिस्टम के बारे में बताया। कंडीशनल अप्रूवल पॉसिबल डॉक्यूमेंट लिस्ट जस्टिफिकेशन। तो जो अलार्म जनरेट होते हैं उसको या तो हमको पहले से इवेलुएट करके कैटेगराइज करना है कि जिसके लिए हमको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, या फिर जो अलार्म जनरेट होते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर लैब में हो, तो वो हमको इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तो उसको अलग से इवेलुएट करने की जरूरत है। जैसे डाटा हैंडलिंग में जैसा कि इनपुट वेरिफिकेशन, वैलिडेट द इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर एंड कंट्रोल मिटिगेशन। जैसे कि एन्क्रिप्शन के बारे में भी कुछ बताया गया है। एन्क्रिप्शन इज अ प्रोसीजर जिसमें हमको उसको टोटली ब्लॉक कर देते हैं या फिर क्या क्या कहते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से, जिसके बाद की वो डेटा में कोई आप चेंजेस नहीं कर पाते हैं। दैट इज व्हाट द इंक्रिप्शन ऑफ द डेटा। जैसे कि आप सिर्फ रीड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सेस गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। अभी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में स्पेसिफिकली बताया गया है कि यूनिक अकाउंट होना चाहिए, नो शेयर्ड अकाउंट, अगर रिमोट एक्सेस है, ऑटो लॉक, लॉग आउट, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ लिस्ट प्रिविलेज एंड पोस्ट, तो वो सारा आपका ऑडिट ट्रायल में पीरियोडिकली रिव्यू होना जरूरी बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मस्ट बी री ऑथेंटिकेटेड, डेट टाइम स्टैम्प शो मीनिंग दिखना चाहिए जब उसने सिग्नेचर किया है, कब इसने ऑथराइज किया है, उस तरह का रोल जो है ना। इंडिस्प्यूटेबल, परमानेंटली लिंक्ड, हाइब्रिड, अलाउड ओनली विद द हैश वैलिडेटेड मेजरमेंट्स। पीरियोडिक रिव्यू, पीरियोडिक रिव्यू में सिस्टम चेंजेस, ऑडिट ट्रायल रिव्यूज, इंसिडेंट्स, फॉलो अप, वेंडर एसएलए, बैकअप, रिस्टोरेशन, आर्काइवल, रेगुलेटरी अपडेट्स, ये उसमें आपके जो पीरियोडिक रिव्यूज में ये सारा चेंजेस उसमें कवर करने की जरूरत है। सिक्योरिटी में भी अपडेट्स आया है, जैसे कि फॉर्मल इनफॉर्मल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है टाइमली पैचिंग, अपडेट, प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग एंड न्यू थ्रेड्स होना जरूरी है, जिसके लिए कि अगर कुछ चेंजेस होते हैं कुछ प्रोसीजर्स में, प्रैक्टिसेस में या फिर सिस्टम में कुछ अगर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उस वक्त जो हर एक चीज जो है वो चेंज कंट्रोल के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो नया ऐड हुआ है वो है एनेक्सर 22 इन यूरोपियन मेडिसिनल एजेंसी, जो कि ऑलरेडी फॉर कमेंट्स के लिए अवेलेबल है। जो अक्टूबर तक कमेंट्स आप भेज सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से या फिर जो रेगुलेटर्स बॉडी है उनके हिसाब से वो दे सकते हैं। इसके अलावा उसको इंटरनली रिव्यू होने के बाद 2026 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
तो ये एनेक्सर 22 जो है वो अप्लाइज टू ऑल कंप्यूटर सिस्टम। एआई मॉडल जो है ना, उसका यूज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसको क्रिटिकल एप्लीकेशन जैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट्स अगर है, तो उसको हमको सही तरीके से रिस्क बेस्ड अप्रोच से इवेलुएट करने की जरूरत है। उसका मैनुअल सिस्टम से या फिर जो एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है और क्या कंट्रोल्स अवेलेबल्स है, ताकि ये किसी पेशेंट सेफ्टी या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। विच कवर्स द मशीन लर्निंग मॉडल्स, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स आजकल यूज हो रहे हैं, जो कि ऑलरेडी ट्रेंड विद द डेटा, नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। उसको ट्रेन किया जाता है डेटा पे, उसके बेसिस पे वो यूज होता है। अभी जैसे कि दो टाइप्स का मॉडल्स यूज होता है। एक स्टैटिक मॉडल जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है आफ्टर ट्रेनिंग ऑन द फिक्स डेटा इन द सिस्टम, एंड देन दिस मॉडल इज यूज्ड, नॉट कवर्ड नॉट परमिटेड इन क्रिटिकल जीएमटी एप्लीकेशन। जैसे कि जो डायनामिक है सेल्फ लर्निंग मॉडल्स है दैट अडैप्ट ड्यूरिंग यूज। जो सेल्फ लर्निंग मॉडल्स भी आजकल यूज हो रहे हैं, ट्रेनिंग मॉडल यूज हो रहे हैं, तो उसका जो यूज है वो तब तक आप यूज नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो प्रूवन हो। यू कैन यूज इफ यू यूज इन अ नॉन क्रिटिकल जीएमपी जो डायरेक्टली पेशेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहे, तो जनरेटिव एआई अभी जो लेटेस्ट सिस्टम्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो एलएलएम से कहा जाते हैं, वो अलग अलग जो मॉडल्स है जैसे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स है, ये अलग अलग सिस्टम्स जो यूज हो रहे हैं नॉन क्रिटिकल जीएमपी एरिया में आप यूज कर सकते हैं। बट उसके अंदर भी वहाँ पे भी ह्यूमन लूप ओवरसाइट करने के लिए होना जरूरी है। मीन्स वो भी जो सिस्टम रन हो रहा है उसके लिए ह्यूमन इन द लूप जो एक रिक्वायरमेंट है ओवरसाइट के लिए, तो उसमें होना चाहिए। द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड, जो बंदा काम करेगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए। इंस्पूर आउटपुट्स आर फिट फॉर द पर्पस, जो कि अपना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए। पर्सनल में जैसे कि प्रोसेस एसएमईज होना चाहिए, क्यूए का इन्वॉल्वमेंट है, डाटा साइंटिस्ट है, आईटी कंसल्टेंट, अभी एल्गोरिदम जो सिलेक्ट किया है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, ट्रेनिंग हो, वैलिडेशंस, टेस्टिंग एंड ऑपरेशन, इस तरह से उसको डेवलप करने की जरूरत है। क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टाफ मस्ट बी क्लियर विद द कंट्रोल एसेस, डॉक्यूमेंट फुल ट्रेनिंग वैलिडेशन टेस्टिंग, जैसे कि वेदर इन हाउस और वेंडर प्रोवाइडेड, जो भी आपका सिस्टम से, तो उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना जरूरी है। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी डेटा इंटीग्रिटी, ये दो जो मेन इंपॉर्टेंस जो रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन रेगुलेटरी उसको मीट होना चाहिए। इंटेंडेड यूज, एक जिसके की डिटेल्स जो यहाँ पे यूज हो रहा है एआई का, स्पेसिफिक टास्क है, द मॉडल विल असिस्ट और ऑटोमेट। तो जो इनपुट डेटा कॉमन रेयर वेरिएशन पॉसिबल है, लिमिटेशंस जो होती है और जैसे कि सिस्टम जो एआई सिस्टम्स है कभी बायस होती है, अनबायस होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एडिक्वेटली लाइज विद द एसएमई, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उसके साथ में वो होना चाहिए। और इसके बारे में अ, हर एक जो पर्सनल इन्वॉल्व है, जैसे ग्रुप्स सब ग्रुप्स हमको अगर क्रिएट करने की जरूरत है, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शंस, इक्विपमेंट, साइट, मटेरियल, कैरेक्टराइजेशन, डिफेक्ट टाइप्स, वो इसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग ऑफ द मॉड्यूल जो हम यूज करेंगे उसको सही होना चाहिए, और उसका इवैल्यूएशन जो है वो पर्सन एक ओवरव्यू, ह्यूमन इन द लूप, इस तरह का सिस्टम्स हमको रखना जरूरी है, ताकि ओवरव्यू हो और उसका रिस्क जो है इवेल्यूएट करके उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो ओवरऑल जो हमने देखा कि ये तीन चैप्टर 4, एनेक्सर 11, एनेक्सर 22,
ये यूरोपियन मेडिसिनल एजेंसी ने जुलाई में उसको ड्राफ्ट सर्कुलेट किया है रिव्यू के लिए। अक्टूबर तक उसको कमेंट्स देना है और 2026 के शुरू में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बेसिकली इसमें जो जीएमपी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे पहले जो थे वही है। इसमें एडिशनली जो एक इंक्लूड किया गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक नया चैप्टर ऐड हुआ। सेकेंडली एनेक्सर 11 में बहुत सारी चेंजेस और स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस जो है ना, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी उस पर ओवरव्यू और मॉनिटरिंग जो एक्सपेक्टेड है। भले कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस किसी सर्विस प्रोवाइडर से अगर हम सर्विस ले ही रहे हैं तो उसको ओवरव्यू करना और वो सही तरीके से चला रहे, इसकी एश्योरेंस जो है ना वो इट लाइज विद द कंपनीज जो सर्विस प्रोवाइडर से हेल्प ले रही है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जनरेटिव एआई का यूज़ है, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज़ है, वो बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ यूज, कहाँ यूज हो रहा है उसका, डिसीजन मेकिंग में कितना इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ह्यूमन इंटरवेंशंस होना बहुत जरूरी है। फाइनल रिव्यू विल बी डन बाय द ह्यूमंस हु विल बी डिसाइडिंग द आउटकम फ्रॉम द एआई यूज। तो इस तरह से ये तीन चैप्टर्स जो है बाकी रेगुलेटरी एजेंसी से पहले यूरोपियन एजेंसी ने उसको पब्लिश किया है और मे बी गोइंग टू इम्प्लीमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो फार्मा इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, तो उसके लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्पेसिफिकली डिफाइन करना बहुत जरूरी हो गया है कि उसका रिस्क जो अप्रोच है या फिर रिस्क रिलेटेड जो फैक्टर्स है उसको एवेलुएट करने के लिए इम्पोर्टेंट इसमें रोल जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और एक्सपेक्टेशंस है, और जो चीज़ें उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे इंक्लूड की है ताकि इंडस्ट्री को सही तरीके से उसको हेल्प होगा टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। दैट्स ऑल। I hope you enjoyed the session and it will help in your day-to-day activities, because बहुत सारे ऐसे होते हैं कि काम के दौरान अलग से हम जाके रेगुलेटरी जो अपडेट्स आ रही है उसको पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। तो आई ट्राइड to extract the information from the guidelines and put it for your understanding. I hope you enjoy, and please comment on this so that it will help me to improve and add some more other things in the next videos. Thank you.